नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मैसेज साझा किया, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी देश को। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री अनुष्ठान करेंगे। 11 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा व्रत रखेंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 11 दिन तक साधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है। अनुष्ठान करने के बाद 11 दिन तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों के साथ साझा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस पुण्य काम के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। और आइए सीधे अब रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों के साथ ये जानकारी साझा की गई कि वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान करेंगे। और इस विशेष अनुष्ठान में क्या सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, व्रत से लेकर साधना तक सब कुछ 11 दिन तक रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं क्या आज से 22 जनवरी तक? विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है जो पुराणों में और धर्म ग्रंथों में लिखी गई है और जो साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका सलाह भी दी कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आपको स्वच्छता का पालन करना चाहिए, तो वो जो 11 दिन के यम और नियम है, यम नियम का जो वस्तुतः जो व्रत है वो करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यम निवृत्ति मूलक है, यानी कि इसमें जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, ये जो 5 नियम है इनका कड़ाई से पालन करना होता है, कठोरता से पालन करना होता है। जबकि नियम जो है प्रवृत्ति मूलक साधन माने जाते हैं। इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये इसके नियम है, इनका पालन करना होता है जी। अब ये जो नियम है इनका कठोरता से 11 दिन तक पालन करना होगा और ये जो पालन है वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तैयार करेगा। और जो शास्त्रों में लिखा गया है प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जो नियमों का पालन करने के लिए, उसी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 11 दिनों का उपवास और व्रत रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका विकास भदौरिया। तो यम नियम का पालन 11 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और फिर 22 जनवरी वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य भव्य राम मंदिर और वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सियासी खबर है, चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर आज एक बार फिर गठबंधन में चर्चा होनी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की आज बैठकें हैं। शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी की मीटिंग, आम आदमी पार्टी के साथ शाम 6:30 बजे बैठक का दौर शुरू होगा। देखिए, आप जानते हैं 8 और 9 जनवरी को इससे पहले राउंड की बैठक कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ अलग अलग ये बैठकों का दौर जो शाम के वक्त होगा। इस बीच कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का ये दूसरा राउंड, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहां के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहां के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं? सिर्फ दिल्ली या पंजाब नहीं, बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा। और इसमें गुजरात, गोवा
दिल्ली पंजाब में तो सरकारें हैं ही आम आदमी पार्टी की, गुजरात गोवा में विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो सीट की इंतजार में है कांग्रेस से। सीट शेयरिंग का सफर अभी तक क्या रहा है, अब जरा ये जान लीजिए। आप देखिए 12 जनवरी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली को लेकर जिस तरीके की चर्चा हुई है, उससे पहले क्या हुआ था, 9 जनवरी को महाराष्ट्र को लेकर मीटिंग हो चुकी है, और इससे पहले किस तरीके से यह सिलसिला जब शुरू हुआ था तो वो 8 जनवरी पंजाब और दिल्ली पर जो पहले राउंड की बैठक हुई थी, 7 जनवरी बिहार पर पहले राउंड की बैठक हो चुकी है, और अब बात आगे बढ़ते हुए पंजाब और दिल्ली को लेकर ये दूसरे राउंड की बैठक जो आज होने जा रही है। और जल्दी से अब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं जैनेंद्र को। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हर खबर सबसे सटीक और विश्वसनीय अंदाज में आप तक पहुंचाने का काम लगातार दीपक रावत करते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले संवाददाता वीरेश पांडे को भी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत जैनेंद्र से करेंगे, जरा जानते हैं जैनेंद्र से, आज कुछ फाइनल होने जा रहा है क्या, मोहर लग सकती है क्या? उत्तर प्रदेश है और फिर आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली है, पंजाब है, गोवा है, हरियाणा है, गुजरात है। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले गठबंधन समिति के एक उच्च सूत्र से मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या आज की बैठक निर्णायक होगी। उनका जवाब था कि हर बैठक निर्णायक ही होती है और हर बैठक के बाद भी कुछ बातचीत की गुंजाइश बची रह जाती है। चूंकि ये दूसरे दौर की बातचीत है, एक राउंड की बैठक हो चुकी है, जैसा आपने बताया दर्शकों को, दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के साथ दस्तावेज साझा किए थे अपने अपने दावों को लेकर के, और इसके बाद अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करने के बाद आज दूसरे चरण में ये दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के साथ बैठ रही हैं दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की सीटों के बंटवारे के लिए। तो मानकर चलना चाहिए कि आज तस्वीर जो है वो अपनी निर्णायक स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन अभी भी देखिए संभावनाएं खुली हुई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ अब तक पंजाब को लेकर बातचीत नहीं हुई है। क्या पंजाब को लेकर बातचीत होगी, इस बात पर नजर रहेंगी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लेकर अभी भी दरवाजा खुला हुआ है इंडिया गठबंधन का, क्या बीएसपी के आने से समीकरण बदलेंगे? तो फिलहाल आज दूसरे दौर की बातचीत है जरूर, लेकिन ऐलान आज जो है वो संभव नहीं है दोनों ही गठबंधन को लेकर। जी बिल्कुल, तो आज दूसरे दौर की बातचीत के बाद आम आदमी पार्टी के साथ जो हो रही है, उसके बाद ये गाड़ी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग वाली कहां पहुंचेगी, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में जो पेज सामने निकल कर आ रहा है, जरा वो भी जान लीजिए। बीएसपी को कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है, ये उत्तर प्रदेश को लेकर मैं आपको जानकारी दे रही हूं, और यहां दिक्कत क्या आ रही है, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीट ही देने को तैयार है। बीएसपी को लेकर कोई गुंजाइश यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से बन नहीं रही। कांग्रेस को ऐसी सीट जहां समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं, वो देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार। उधर आरएलडी के भी ज्यादा सीटें मांगने का डर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में पेच जो है वो फंसा सकता है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में पेच उत्तर प्रदेश को लेकर मैंने आपके सामने रखा, और डिटेल्स के लिए सीधे वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश बताएंगे ये पेच मामले को उलझाते हुए इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को नजर आ रहे हैं। वीरेश। रोमाना, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आज फाइनल टॉक है और सीटें हो जाएंगी लॉक। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि पिछली बैठक में जो रामगोपाल यादव शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने 2 टुक कहा था कांग्रेस से। सोर्सेस से मेरे पास खबर है, कहा यह था कि पहले आप सीट कौन सा जीतेंगे, क्या जीतेंगे, कौन सी सीट जीतेंगे, कौन लड़ना चाहते हैं, आज की बैठक में, जिस बैठक में आज बात होगी उसमें तय कर आइएगा और बताइएगा कि आप जीतेंगे कौन। हम केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि जीतने के लिए लड़ेंगे। कोई ईगो नहीं होना चाहिए, कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पूरी शिद्दत से दोनों पार्टी बड़े दिल से लिस्ट लेकर तैयार हों। सोर्सेज से खबर आ रही है कि कांग्रेस को 10 सीटें देना चाहती है समाजवादी पार्टी, बाकी कम से कम अगर बसपा भी आती है, सोर्सेज से खबर हमारे पास है, तो बसपा आती है तो अखिलेश 35 से कम पे नहीं लड़ेंगे, 25 से 30 सीटें
बसपा को दिया जा सकता है, साथ ही साथ जो कांग्रेस है उसको 10 सीट, आरएलडी को 5 सीट और 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, नीतीश कुमार, धनंजय सिंह और चंद्रशेखर रावण, इनको भी एडजस्ट करने की बातें जो 4 दिन की मैराथन बता रहे हैं। और जिस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा सिनेरियो रखा है दर्शकों के सामने, इसी वजह से वो क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लग जाता है। क्या ये आज फाइनल टॉक ही हो रही है? क्या आज वाकई में सीट लॉक हो जाएगी? नहीं, इसकी उम्मीद अभी कम है। और इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर भी सवाल बड़ा है। क्या बात बनेगी? पंजाब में सीटों को लेकर तनातनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आप जानते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 सीट चाहिए, ये मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अड़ी हुई है, वो 5 सीटों की मांग दिल्ली में कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार बाकायदा घोषित कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल भरूच से। उधर हरियाणा में 2 से 3 सीटें चाहती है आम आदमी पार्टी, और हरियाणा वो राज्य जहां एक भी विधायक आम आदमी पार्टी का नहीं है। गोवा में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से 1 सीट को लेकर दावा किया जा रहा है। तो मामला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी आसान तो नजर नहीं आ रहा है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आप और कांग्रेस, मामला यहां पर भी फंसा हुआ, पेचीदा, बात कैसे बनेगी? बीच का रास्ता कहां से निकल सकता है दीपक? रोमाना, जो जानकारी अभी तक आम आदमी पार्टी के सोर्सेज के लिहाज से मुझे मिली है उसके मुताबिक मैं आपको कह दूं कि मामला बहुत ज़्यादा फंसा हुआ नहीं है। पंजाब को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि पंजाब में दोनों की सहमति ये इस बात को लेकर हो गई है कि पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई दूसरा गठबंधन उनके सामने आता है, दूसरा गठबंधन यानी अगर बीजेपी और अकाली एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, तब उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, इस पर दोनों पार्टियां बैठकर बात करेंगी। लेकिन इसके अलावा जिस तरह की बात आप हरियाणा, दिल्ली, गोवा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर बात लगभग पिछली बैठक में बन चुकी है, ये आम आदमी पार्टी के सोर्स बता रहे हैं। और आज जो सीटें हैं वो भी लॉक हो जाएंगी, ये भी तय माना जा रहा है। सीधे तौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो 4-3 की जो बातें हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि 4 सीटें हमें दे दीजिए, 3 सीटें आप ले लीजिए। कांग्रेस ने यह कहा है कि 3 सीटें को दिक्कत है नहीं, लेकिन 4 सीटें आपको क्यों दे दें ये आप बता दीजिए कि क्योंकि आपका अगर कैंडिडेट वहां पर जीत रहा है तो इसमें हमको आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो 4-3 का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय है। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा ये सिनेरियो तय करेंगे सर्वे, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग सर्वे कराएंगी, तो कैंडिडेट सामने रखे जाएंगे, उनसे उनके नाम पर सर्वे कराया जाएगा और जो जीतता हुआ कैंडिडेट नजर आएगा उसको उतनी सीटें दे दी जाएंगी। तो सीधे तौर पर दिल्ली का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। गुजरात में जैसे आपने बताया चेतर बसावा को भरूच से उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, और पिछली बैठक में कांग्रेस ने इस पर थोड़ी सी नाराजगी भी जाहिर की थी कि आपने पहले ही अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो उस पर भी आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट उन चेतर बसावा को भरूच से हरा सकता है या उसकी जगह जीत सकता है, तो आप अपना कैंडिडेट हमारे सामने रख दीजिए और सर्वे करा लीजिए। अगर आपको लगता है आपका जीत रहा है तो हम आपके कैंडिडेट को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो सीधे तौर पर आज दिल्ली को लेकर, गुजरात को लेकर, गोवा को लेकर बात लगभग तय होने वाली। रोमाना, इतना सोर्सेज बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। वीरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए। बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी में विवाद बरकरार है। ममता बनर्जी ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि भेजने से ही इनकार कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कांग्रेस टीएमसी के संपर्क में है, प्रतिनिधि नहीं भेजने से बातचीत में कोई अड़चन नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी के पास, लेकिन उससे पहले आपको जरा बता देते हैं कि आखिरकार बंगाल में पेच कहां फंस रहा है, विवाद कहां है। टीएमसी जो है वो दरअसल बंगाल के लिए कांग्रेस पार्टी को 2 सीट का ऑफर दे रही है, और कांग्रेस जो है वो डिमांड कर रही है कम से कम 6 सीट, 6+ ये कांग्रेस की डिमांड है। और ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार है नहीं। अब इसी को लेकर वो रस्साकशी, तनातनी इतनी बढ़ी कि ममता बनर्जी की तरफ से कह दिया गया, मतलब टीएमसी की तरफ से कह दिया गया कि साहब हम तो अपना प्रतिनिधि ही नहीं भेज रहे हैं। तो इससे क्या माना जाए, गठबंधन की गाड़ी क्या पटरी से उतर रही है टीएमसी और कांग्रेस के बीच, या फिर नहीं कांग्रेस बात संभाल लेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जैनेंद्र,
बिल्कुल रोमाना, देखिए पूरे गठबंधन के दौरान हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो एटीट्यूड है वो बड़े भाई के तौर पर है और समझदार बड़े भाई के तौर पर है। तो जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से पहले कन्वे कर दिया गया था कि 2 सीटों से ज्यादा हम नहीं दे सकते, और इसके बाद यह भी साफ कर दिया गया कि गठबंधन समिति से बात करने के लिए प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे क्योंकि बातचीत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 2 सीटों का ऑफर पहले दिया जा चुका है। इस पर कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि प्रतिनिधि नहीं भेजा जाना कोई अड़चन नहीं है, और उन्होंने हमें यह जानकारी दी कि वो टीएमसी से संपर्क में है। यानी कांग्रेस सूत्रों का यह कहना है कि भले ही औपचारिक बैठक का सीट शेयरिंग को लेकर ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे टीएमसी से बातचीत चल रही है और कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। सूत्रों का इशारा यह है कि टीएमसी अगर अपनी जिद 2 सीटों वाली जिद छोड़ दे, थोड़ा लचीलापन दिखाए, तो गठबंधन में कोई पेंच नहीं फंसेगा। कांग्रेस भी जो 6 सीटों की मांग है उससे कुछ कदम पीछे हटने को तैयार है। देखना यही है कि क्या टीएमसी 2 से आगे बढ़ने को तैयार होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर क्या बंगाल में टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा? इस सवाल का जवाब बाकी है। लेकिन फिलहाल जो खबर आई थी कि टीएमसी अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगी गठबंधन समिति के साथ बातचीत के लिए, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बेशक प्रतिनिधि ना आए टीएमसी का, लेकिन टीएमसी के नेताओं से कांग्रेस के नेता संपर्क में हैं गठबंधन को लेकर। बिल्कुल, तो कांग्रेस की तरफ से कुल मिलाकर यही संकेत दिया जा रहा है कि टीएमसी और कांग्रेस के साथ बीच में दोनों पार्टियों के गठबंधन ऑन है।